हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ग्रो विद स्नेहम में। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 1, जिसका नाम है पृथ्वी और उसका उपग्रह चंद्रमा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो इसमें दे रहा है पहला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी की आयु हालांकि 4.6 अरब बिलियन वर्ष बताई जाती है, किंतु पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पत्थर में रेडियोधर्मी तत्वों के परीक्षण के उपरांत इसकी आयु कितनी अनुमानित की गई? तो इसकी आयु अनुमानित की गई है 3.9 बिलियन वर्ष। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या का सबसे पहला प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था कास्ते द वफन, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आद्यकल्प आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन दो भागों में विभाजित किया गया है। आर्कियन काल में शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव है, इसलिए इसे किस अन्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है एजोइक ईरा मीन्स प्रागजैविक काल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियन काल में चट्टानों में ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता थी, जिनमें सोना तथा लोहा पाया जाता है। कनाडियन और फेनोस्केंडिया सिल्टों का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था आर्कियन काल में ही। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में गर्म सागरों में मुख्यतः नर्म त्वचा वाले रीढ़-विहीन जीव का आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ ग्रेनाइट और नीस से। पूराजीवी महाकल्प पैलियोजोइक एरा को इसके 6 भागों में विभाजित किया जाता है। कैम्ब्रियन काल, आर्डोविशियन काल, सिल्यूरियन काल, डिवोनियल काल, कार्बोनिफेरस युग और पर्मियन युग। इस महाकल्प को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्राथमिक युग के नाम से। कैम्ब्रियन काल में प्राचीनतम औषधि शैलों का निर्माण हुआ। इसी काल में भारत में किस पर्वतमाला का निर्माण हुआ? तो ये निर्माण हुआ था विंध्याचल पर्वतमाला का। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में पृथ्वी पर सर्वप्रथम वनस्पति तथा रीढ़-विहीन जीवों तथा समुद्रों में घासों की उत्पत्ति हुई? तो ये हुई थी कैम्ब्रियन काल में। आर्डोविशियन काल में सागरीय वनस्पतियों का विस्तार हुआ। इस काल में समुद्र में किस प्रकार के जीव उत्पन्न हुए? तो ये उत्पन्न हुए थे रेंगने वाले जीव। सिल्यूरियन काल में रीढ़ वाले जीवों का सर्वप्रथम उद्भव और उसका विकास हुआ, इसलिए इस काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो इससे जाना जाता है रीढ़ वाले जीवों का युग। सिल्यूरियन काल में स्थल पर पहली बार पत्ती विहीन पौधों का उद्भव किस देश में हुआ? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। सिल्यूरियन काल में स्कैंडिनेविया व स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। यह व्यापक कैलिडोनियन पर्वतीय हलचलों का काल भी है। किस काल में समुद्र में मछलियों की उत्पत्ति हुई? तो ये हुई थी सिल्यूरियन काल में ही। डिवोनियल काल में पृथ्वी की जलवायु समुद्री जीवों विशेषकर मछलियों के लिए काफ़ी अनुकूल थी। इसी काल में सार्क मछली का भी उद्भव हुआ। इस दृष्टि से इस काल को किस युग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मत्स्य युग के रूप में। किस काल में उभयचरों का विस्तार बढ़ा और रेंगने वाले जीव रेप्टाइल्स का स्थल पर आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ था कार्बोनिफेरस काल में। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिफेरस काल में 100 फीट ऊंचे पेड़ भी उत्पन्न हुए, इसलिए यह कौन सा काल भी कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्लोस्पोटिरस वनस्पति का काल। किस काल में बने बड़े वृक्षों के पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले की व्यापक निक्षेप मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कार्बोनिफेरस युग में। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, जिसमें दिया है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संबंधित परिकल्पनाएं और नीचे दिया है पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें अगला हम देखते हैं, ये आप लोगों का दिया है चार्ट पेपर, पृथ्वी और उसके उपग्रह चंद्रमा में। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है किस काल में भ्रंशों के निर्माण के कारण ब्लैक फॉरेस्ट जैसे भ्रंशोस्त पर्वत तथा स्पेनिश मेसेटा, अल्ताई, अपलेसियन जैसे पर्वत निर्मित हुए? तो ये निर्मित हुए पर्मियन काल में। भ्रंशन के कारण उत्पन्न आंतरिक झीलों के वाष्पीकरण से पृथ्वी पर किसके भंडारों का निर्माण हुआ? तो ये निर्माण हुआ था पोटास के भंडारों का। मध्यजीवी महाकल्प को द्वितीयक युग भी कहा जाता है। इसे किन 3 कालों में विभाजित किया जाता है? तो इसे विभाजित किया जाता है ट्रियासिक, जुरासिक व क्रिटेशियस युग में। ट्रियासिक काल में स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। इस काल में पहले पक्ष का उद्भव हुआ था। इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स।
टेरिक्स को किन दो वर्गों के जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है? तो यह माना जाता है सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी। किस काल में मगरमच्छ के समान मुख और मछली के समान धड़ वाले जीव डायनासोर रेप्टाइल्स का विस्तार हुआ एवं लावस्टर प्राणी बढ़ते चले गए? साथ ही जलचर, स्थलचर व नभचर तीनों प्रकार के जीवों का आविर्भाव हुआ। तो ये हुआ था जुरासिक काल में। अगला है किस काल में आवृतबीजी पौधों का विकास तथा बड़े बड़े कछुओं का उद्भव हुआ? तो ये हुआ था क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस काल में। अगला है किस कल्प को तृतीयक युग कहा जाता है और इसे पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन एवं प्लायोसिन काल में विभाजित किया गया? तो ये हुआ नवजीवी महाकल्प में। इसमें दिया है नोट में कि सेनेजोइक काल में विश्व के सभी नवीन मूर्धार पर्वतों आल्प्स, हिमालय, रॉकी, एंडीज आदि की उत्पत्ति हुई थी। ये दिया है आपका मेघालय युग। पृथ्वी के इतिहास में एक नया युग। भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास में एक नए युग की खोज की है जिसकी शुरुआत 4200 वर्ष पहले हुई थी और जो आज तक जारी है। इसका नाम मेघालय युग रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ ने जुलाई 2018 में इसको आधिकारिक मान्यता प्रदान की। इस खोज के बाद होलोसिन युग को 3 उपवर्गों में बांटा गया। होलोसिन युग की शुरुआत को ग्रीनलैंडियन नाम दिया गया है। यह वह युग था जब पृथ्वी हिमयुग से बाहर आई थी। मध्य होलोसिन युग को नॉर्थ ग्रीपियन नाम दिया गया है। मेघालय युग होलोसिन युग का नवीनतम युग है। भूवैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के अनुसार मेघालय युग की शुरुआत भयंकर सूखे के साथ हुई थी जिसका प्रभाव 200 वर्षों तक रहा। इस सूखे के कारण मिस्र, यूनान, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और यांगसे नदी घाटी में कृषि आधारित सभ्यताएं समाप्त हो गई। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मेघालय की एक माओलुम गुफा की छत से टपककर फर्श पर जमा हुए स्टेलेग्माइट चूने को एकत्र कर उसका अध्ययन किया। इस अध्ययन ने पृथ्वी के इतिहास में घटी सबसे छोटी जलवायु घटना को परिभाषित करने में मदद की। इसी कारण इस युग को मेघालय युग नाम दिया गया। पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव इसमें दिया है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात का बनना, दिन में 2 बार ज्वार भाटे का आना, देशांतर और समय में अंतर, हवाओं और धाराओं में विचलन। इसमें अगला दिया है कि पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव क्या है। तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव ऋतु परिवर्तन, दिन रात की अवधि में अंतर आना, वर्ष की अवधि का निर्धारण, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, ध्रुवों पर 6-6 माह के दिन रात का होना, धरातल पर ताप वितरण में भिन्नता, कटिबंधों का निर्माण, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की परिघटना, अक्षांशों का निर्धारण आसान हो जाना। अगला दिया है क्या होता है विषुव। 21 मार्च और 23 सितंबर की दोनों ही स्थितियों में सूर्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग प्रकाश में रहता है जिससे सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। दोनों गोलार्धों में दिन रात और ऋतु की समानता रहने से इन दोनों स्थितियों को विषुव अथवा सम रात दिन कहा जाता है। 21 मार्च वाली स्थिति को वसंत विषुव और 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। इक्विनॉक्स लैटिन भाषा के शब्द एक्वस समान और नॉक्स रात्रि से लिया गया है। इसी प्रकार इसके रूपांतर विषुव का शाब्दिक अर्थ समान होता है। हालांकि किसी क्षेत्र में दिन और रात की लंबाई को प्रभावित करने वाले कई दूसरे कारक भी होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुके हुए सूर्य के चक्कर लगाती है। इस प्रकार वर्ष में एक बार पृथ्वी इस स्थिति में होती है जब वह सूर्य की ओर झुकी रहती है और एक बार सूर्य से दूसरी ओर झुकी रहती है। इसी प्रकार वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब पृथ्वी का झुकाव न सूर्य की ओर भी होता है और न ही सूर्य से दूसरी ओर बल्कि बीच में होता है। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस काल में अल्पाइन पर्वतीकरण प्रारंभ हुआ तथा सर्वप्रथम स्तनपायी जीवों व पुच्छ विहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ। तो ये है पैलियोसिन काल में। इयोसिन काल में स्थल पर रेंगने वाले जीव प्रायः विलुप्त हो गए तथा हाथी, घोड़ा, गैंडा एवं शुअर के पूर्वजों का आविर्भाव हुआ। प्राचीन बंदर एवं गिब्बन किस देश सबसे उत्पन्न हुए? तो ये है म्यांमार में। कौन सा काल में बृहत हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य काल था?
तो ये है ओलिगोशिन काल। किस काल में बड़े आकार की शार्क मछली, प्रोकांशल, हंस व बत्तख जैसे जल पक्षी और पेंगुइन आदि उत्पन्न हुए तथा हाथी का विकास हुआ? तो ये है मायोसिन काल में। अगला है मध्य या लघु हिमालय की उत्पत्ति मायोसिन काल में हुई। प्लायोसिन काल में किस पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुई? तो ये हुई थी शिवालिक पर्वत श्रृंखला की। किस काल में बड़े स्तनपायी प्राणियों की संख्या में ह्रास, शार्क का विनाश, मानव के पूर्वज का विकास एवं आधुनिक स्तनपायियों का आविर्भाव हुआ? तो ये है प्लायोसिन काल में। नूतन महाकल्प को चतुर्थक युग भी कहा जाता है। इस काल को किन दो उपभागों में विभाजित किया गया है? तो ये है प्लेस्टोसिन और ह्योलोसिन में। पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव तथा मानव एवं अन्य स्तनपायी जीवों का वर्तमान स्वरूप में विकास किस काल में हुआ? तो ये हुआ था प्लेस्टोसिन काल में। प्लेस्टोसिन काल में यूरोप के 4 हिमयुग देखे गए। तापमान वृद्धि के कारण इस हिमयुग की समाप्ति किस काल में प्रारंभ हुई, जो आज भी जारी है? तो ये है नूतनतम काल में। किस काल में मनुष्य ने कृषि कार्य तथा पशुपालन प्रारंभ किया? तो ये है होलोसिन काल में। भूवैज्ञानिक इतिहास के दृष्टिकोण से हम जिस युग में जी रहे हैं वह होलोसिन युग है। मध्य होलोसिन युग को कौन सा नाम दिया गया है? तो ये है नॉर्थ ग्रेपियन। अगला है, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास में किस नए युग की खोज की है जिसको होलोसिन युग का नवीनतम युग माना जा रहा है? तो ये है मेघालय युग। अगला है, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। औसत दूरी के अनुसार यह किस क्रम का ग्रह है? तो यह तीसरे क्रम का ग्रह है। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, वरुण। पृथ्वी बृहस्पति जैसा ग्रही गैसीय ग्रह न होकर एक पथरीला ग्रह है। सभी 4 आंतरिक या सार्वभौमिक ग्रहों में द्रव्यमान और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो ये है पृथ्वी। 4 सार्वभौमिक ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल में किसका घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और घूर्णन सबसे अधिक है? तो यह है पृथ्वी का। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है, जिस कारण यह दूरी 14.7 किलोमीटर से 15.3 करोड़ किलोमीटर तक परिवर्तित होती रहती है। जब पृथ्वी अंडाकार पथ पर चलते चक्कर लगाते हुए सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है तो इस अवस्था को कहते हैं अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर रहती है तो इसे कहते हैं उपसौर। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पृथ्वी की उपसौर की स्थिति होती है, जिससे सूर्य की किरणें समान रूप से उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पर पड़ती है। इससे दिन और रात में क्या बदलाव आता है? तो इससे दिन और रात में दोनों बराबर होते हैं। तो कब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। वर्ष का वह समय क्या कहलाता है जब सूर्य विषुवत रेखा पर दोपहर के समय ऊर्ध्वाधर होता है? दोनों गोलार्धों में समान प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि भी समान हो जाती है। तो ये है इक्विनॉक्स या विषुव जिसको कहते हैं। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसे हम शरतकालीन विषुव कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है। परिक्रमा के इस अंडाकार मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपनी भूकक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण अथवा वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अर्थात एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। यह अपने परिक्रमण पथ पर 66.5 डिग्री के कोण पे झुकी हुई होती है। इस झुकाव के कारण कौन सी भौगोलिक परिघटना होती है? तो ये होती है ऋतु परिवर्तन। भूमध्य रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर दिन रात में कितना अंतर होता है? तो ये होता है लगभग 3 और रात भूमध्य रेखा पे बराबर रहते हैं। किस यूरोपीय देश का अधिकांश भाग उत्तरी ध्रुव वृत्त के भीतर स्थित है, जहां आधी रात में भी सूर्य दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से उसको अर्धरात्रि के सूर्य का प्रदेश भी कहा जाता है? तो ये है नॉर्वे। भूमध्य रेखा पर दिन की अधिकतम लंबाई 12 घंटे और 66 डिग्री अक्षांश पर 24 घंटे होती है। ध्रुवों पर दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 6 महीने की।
प्रतिवर्ष किस तिथि को ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति होती है? और उत्तरी गोलार्ध में इस दिन रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है, जो वर्ष का भी सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये होता है 21 जून को। कर्क संक्रांति की स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। इस समय यहाँ कौन सी ऋतु होती है? तो यहाँ होती है जाड़े की ऋतु। शीतकालीन अयनांत या मकर संक्रांति किस तिथि को होती है, जिससे उत्तरी गोलार्धों में दिन की तुलना में रात अधिक बड़ी होती है? तो ये होता है 22 दिसंबर को। मकर संक्रांति की स्थिति में दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सम्मुख होता है और सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। जैसे यहाँ कौन सी ऋतु होती है? तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी एक कल्पित धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व को लट्टू की भांति घूमती रहती है। पृथ्वी की इस गति को क्या कहा जाता है? तो इस गति को घूर्णन अथवा आवर्तन गति कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर नियमित रूप से घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। यह एक घूर्णन 24 घंटे अर्थात 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। इससे कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है? तो इससे घटित होती है कि दिन और रात होते हैं। मतलब कि पृथ्वी जब परिभ्रमण गति करती है तो इससे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है तो एक दिन होता है। इस दृष्टि से इस गति को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी जिस धुरी अथवा अक्ष पर घूमती है वह एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये बनाता है 66.5 डिग्री का। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनत्य पर घूमती है? तो ये है 23.5 डिग्री। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहा जाता है। एक नक्षत्र दिवस कितने अवधि की होती है? तो ये होती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। किस निश्चित मध्याह्न रेखा के ऊपर मध्याह्न सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच लगने वाला समय सौर दिवस कहलाता है? सौर दिवस नक्षत्र दिवस से कितना अधिक होता है? तो ये होता है 6 मिनट 56 सेकंड। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में बाहर की ओर उभरी हुई है। पृथ्वी की अधिकतम त्रिज्या 6380 किलोमीटर तथा न्यूनतम त्रिज्या 6170 किलोमीटर होता है। इसका कुल सतही क्षेत्रफल कितना होता है? तो ये होता है 504 लाख वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का 70.8% भाग जल से युक्त है, जिसके कारण पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। फलतः पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो इसे नीला ग्रह व जल ग्रह कहा जाता है। ईसा से 6 शताब्दी पूर्व किसी यूनानी वैज्ञानिक ने पहली बार आधिकारिक रूप से पृथ्वी के गोल होने की बात कही थी। तो ये है पाइथागोरस ने। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के अनुसार पृथ्वी गोल के बजाय किस आकार की है? तो ये है नाशपाती नुमा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये ध्रुवों पर क्यों होती है काफ़ी सर्दी। तो ध्रुवों पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है। तिरछी किरणें लंबवत या सीधी किरणों की अपेक्षा बहुत कम गर्म होती है, क्योंकि एक तो वे बहुत अधिक प्रदेश पर फैल जाती है, दूसरे उन्हें वायुमंडल का बहुत अधिक भाग पार करके आना पड़ता है, जिससे उनका ताप कम हो जाता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर काफ़ी सर्दी पड़ती है। अगला है किसे कहते हैं मानक समय। तो प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जब देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इस कारण एक ही देश में प्रत्येक देशांतर के समय में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। यदि प्रत्येक देशांतर के अनुसार उस देशांतर रेखा पर स्थित नगरों का समय गिना जाए तो रेलगाड़ियों, बसों, आकाशवाणी आदि के कार्य में बड़ी असुविधा उत्पन्न हो जाएगी। अतः किसी देश अथवा क्षेत्र में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय को पूरे देश अथवा क्षेत्र का समय मान लिया जाता है। ऐसे समय को मानक समय कहा जाता है। भारत में 88 डिग्री पूर्व देशांतर पर जब मध्याह्न होता है तो पूरे देश में मध्याह्न मान लिया जाता है। यूएसए और रूस आदि पूर्व पश्चिम दिशा में अति विस्तृत देशों में से एक मानक समय माने जाते हैं। इसमें अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। प्रत्येक नए दिन का प्रारंभ इस रेखा से माना जाता है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने में एक दिन कम हो जाता है तथा पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने में आगे का दिन गिना जाता है। उदाहरण के लिए जो यात्री इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर सोमवार को 5 बजे शाम पार करता है तो दूसरी ओर रविवार को 5 बजे सायं माना जाता है, और जो रविवार को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है वहाँ अगला दिन सोमवार माना जाता है। तो ये रहा आज का हम लोगों का क्लास। इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।